नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 25 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं जो विभिन्न सरकारी एग्जामों में, वो चाहे एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाएं या विभिन्न राज्यों में जो सरकारी एग्जाम होते हैं और साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र के जो एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा के बाद हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देंगे। नेशनल अफेयर्स या राष्ट्रीय मामले में अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस परेड के संबंध में है। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष की 2021 की जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें कोई भी चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि नहीं आ रहा है, क्योंकि बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन इंग्लैंड में कोविड-19 की जो स्थिति है उस कारण से उन्होंने अपना दौरा रद्द किया है। तो आप कह सकते हैं ये चौथी बार है जब भारत में रिपब्लिक डे परेड पर कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। इसके पहले हम देखें तो 1952 में, 53 में और 1966 3 वर्ष ऐसे हैं जहां पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था रिपब्लिक डे परेड में। तो अगर हम 2021 को भी इसमें एक तरह से जोड़ दें तो ये चौथी बार हो जाता है। इसी के साथ साथ एक तथ्य और ध्यान रखें कि जब हम मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुख्य अतिथि फ्रांस और यूके से आए हैं। फ्रांस में अगर हम देखें तो वहां से 5 बार, उसी के साथ साथ यूके से भी 5 बार। अगर 2021 में अभी बोरिस जॉनसन आते तो ये संख्या बढ़कर हो जाती 6, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं तो अभी फ्रांस और यूके के बीच में बराबरी है 5-5। फ्रांस में देखें 1976, 1980, 1998, 2008, 2016। यूके में देखें 1956, 1959, 1961, 1964 और 1993। 93 में अंतिम बार यानी 27 साल पहले अगर आप देखें तो जॉन मेजर उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे भारत में। उसके बाद अब बोरिस जॉनसन को आना था, लेकिन यह दौरा रद्द हो गया है। इसी के साथ साथ 1950 में आप ध्यान रखें जब पहली बार रिपब्लिक डे परेड आयोजित की गई थी तो उसमें मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति सुकर्णो। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो रिपब्लिक डे परेड पर 2 बार एक तरह से उन्होंने भाग लिया है। यहाँ पर आप देखें तो भूटान के सम्राट हैं जिग्मे सिंघवे वांगचुक, वो 1984 और 2005 में। इसी के साथ साथ फ्रांस की तरफ से आप देखें तो जैक्स शिराक, उन्होंने 1976 में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में भाग लिया था और 1998 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में एक तरह से रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया था। तो इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फाइनेंशियल अफेयर्स, वित्तीय मामलों में अगर हम देखें तो वित्तीय मामलों में यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट है। इसमें कौशल बढ़ाने, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग यानी कौशल अगर कम है और आवश्यकता है कौशल को और ज़्यादा मजबूत करने की, तो रीस्किलिंग, पुनः कौशल देने, इसके संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वो कौशल विकास के कारण जो निवेश बढ़ेगा और जो रोजगार बढ़ सकते हैं उनके संबंध में रिपोर्ट दी गई है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये कहा गया है कि 2030 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश बढ़ेगा अगर कौशल विकास को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ भारत अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा चीन में निवेश आएगा, उसके बाद अमेरिका में और तीसरे नंबर पर आएगा भारत में। और भारत में निवेश कितना आएगा? 570 अरब डॉलर। और ये आंकड़ा अगर आप देखें तो लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास है। तो काफी बड़ा आंकड़ा है अगर भारत अपने कौशल विकास को मजबूती से बढ़ाता रहा है। इसी के साथ साथ कौशल विकास के कारण जो नए रोजगार उत्पन्न होंगे उनमें अगर हम देखें तो पहले नंबर पर रहेगा यूएसए, दूसरे नंबर पर स्थिति आ जाएगी भारत की और तीसरा जो स्थान है वो रहेगा चीन का। भारत के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका जहां 27 लाख करेगा वहीं भारत में रोजगार उत्पन्न होंगे 23 लाख और चीन की बात करें तो यहां पर कितने होंगे? 17 लाख। तो नए रोजगार जोड़ने के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर रहेगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है इसमें 2 प्रमुख तथ्य हैं, उनको आप ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम देखें तो यहाँ पर वैश्विक जलवायु जोखिम जो सूचकांक 2021 का है वो जारी किया गया है। इस सूचकांक को अगर हम देखें तो जर्मनी में बॉन स्थित एक संगठन है जर्मन वॉच, एक एनजीओ है, इसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसके द्वारा यह बताया जाता है कि जलवायु को लेकर जो भी एक तरह से समस्याएं आ रही हैं, जैसे तूफान आना, बाढ़ आना या गर्मी का बढ़ जाना, इस कारण से किस देश को कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कितना वो प्रभावित होता है, ये सूचकांक में विश्लेषण किया जाता है। और इसकी ये 16वीं रिपोर्ट है जो इस वर्ष जारी की जा रही है। रिपोर्ट सामान्यतः दिसंबर में जारी होती है, लेकिन कोविड-19 के कारण ये थोड़ी सी लेट हुई है। इस रिपोर्ट में आप ध्यान रखें 2019 का जो आंकड़ा है वो एक तरह से दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में आप देखें तो 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन 2019 में सबसे ज्यादा प्रभावित जो 10 देश हैं
उनकी रैंकिंग आप देखें, आपको 10 नहीं याद करना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है पहले नंबर पर और भारत की रैंक कितनी है। तो पहले नंबर पर अफ्रीका का देश मोजाम्बिक है और 7वें नंबर पर रैंक किसकी है, भारत की। तो भारत जलवायु जोखिम में सूचकांक में 7वें नंबर पर एक तरह से स्थित है। इसी के साथ साथ इस सूचकांक में टॉप 10 कंट्रीज की एक लिस्ट भी दी गई है, जहां 2000 से लेकर 2019 यानी लगभग 20 साल का जो एक लंबा समय है, उसमें जलवायु संबंधी जो जोखिम है वो कितनी स्थिति तक है। तो इसके संबंध में टॉप 10 में आप देखें तो पहले नंबर पर अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है यूएसए के पास, यानी यूएसए का जो पूर्वी तट है उसके साथ स्थित है प्योर्टो रिको। तो प्योर्टो रिको में सबसे ज्यादा जलवायु संबंधी जोखिम है इस सूचकांक के अनुसार। अगर हम 2000 से 2019 के समय सीमा की बात करें, केवल 2019 की बात करेंगे, तो पहले नंबर पर है मोजाम्बिक। तो यहां आप ध्यान रखें पहला स्थान किसका है, प्योर्टो रिको का। अगले सेक्शन पर आते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख व्यक्तित्व जो चर्चा में है उनको हम देखते हैं। पहली यहां पर आप देखें तो चर्चा में व्यक्तित्व है जयती घोष। जयती घोष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट यानी विकास के संबंध में जो अर्थशास्त्री कार्य करते हैं उनमें प्रमुख रूप से उन्हें माना जाता है। जेएनयू में उन्होंने अध्ययन भी किया है और साथ साथ अध्यापन भी किया है। तो जयती घोष को आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है। इस बोर्ड में 20 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इन 20 सदस्यों में जयती घोष भी शामिल हैं। इस बोर्ड के द्वारा एक तरह से सिफारिशें दी जाएंगी कि कोविड-19 के कारण वर्तमान में और भविष्य में जो भी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां उनसे किस तरह से सामना किया जाए। तो कोविड-19 से भविष्य में और वर्तमान में चुनौतियों को सामना करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा, जिसमें 20 सदस्य हैं। इसमें भारत की तरफ से जयती घोष को भी एक तरह से नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखें इनका नाम केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली की बात करें तो वर्तमान में नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ साथ ध्यान रखें 2015 में जब नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था तो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 के बीच में। आगे चलकर दोबारा 15 फरवरी 2018 को फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे और वर्तमान में अभी तक प्रधानमंत्री थे। अभी उन्होंने कुछ समय पूर्व नेपाल की जो संसद है उसे भंग करने का एक प्रस्ताव रखा और नए चुनाव कराने की बात करी। इसको लेकर उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसमें जो अन्य प्रमुख सदस्य हैं पुष्प कमल दाहाल जिन्हें प्रचंड भी कहा जाता है, उनके साथ केपी शर्मा ओली का विवाद है और प्रचंड के द्वारा केपी शर्मा ओली को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से निष्कासित कर दिया गया है। तो इस कारण से केपी शर्मा ओली फिर से न्यूज में है। आप ध्यान रखें पिछले वर्ष इन्हीं के नेतृत्व में नेपाल में एक तरह से एक नया मैप जारी किया गया जिसमें भारत का जो काला पानी क्षेत्र है उसे नेपाल के अधिकार क्षेत्र में दिखाया गया। तो भारत नेपाल के संबंधों में जो कुछ तनाव है उसमें केपी शर्मा ओली का काफी योगदान माना जाता है। तो आप ध्यान रखें कि नए संविधान के बाद नेपाल के बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे 2015 में। वर्तमान में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं केपी शर्मा ओली। कुछ प्रमुख पुस्तकें और पुरस्कार देखें। यहां पर हमने प्रमुख क्रिकेटर्स की जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथाएं हैं उनको एक तरह से यहां पर चयन किया है। तो पहला हम देखें विराट कोहली की ड्राइव इन, सौरभ गांगुली की अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, वीवीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड। आप ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 की जो पारी थी जिसमें भारत ने फॉलो ऑन के बाद भी टेस्ट मैच को जीता था, तो उसमें 281 की वीवीएस लक्ष्मण की जो पारी थी उसी के आधार पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी रखा है 281 एंड बियॉन्ड। युवराज सिंह की अगर हम बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सुनील गावस्कर सनी डेज, राहुल द्रविड़ द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, धोनी की द धोनी टच और कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। खेल समाचारों में हम देखें तो यहां पर हम इंडियन सुपर लीग की बात कर रहे हैं। फुटबॉल का भारत में सबसे प्रमुख लीग है। जैसे क्रिकेट में आप बात करते हैं आईपीएल की, तो ये 12 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। रिलायंस इसमें प्रमुख रूप से, स्टार इंडिया और भारत में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वो प्रमुख रूप से इसके संचालन करने में आगे थे। जहां तक इसके टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प है, इसीलिए इस लीग को हीरो इंडिया सुपर लीग कहा जाता है। तो इसका 2014 में जब इनॉग्रेशन किया गया था इस लीग का, तो इसको जीता था एटलेटिको डी कोलकाता एटीके ने। दूसरा जो 2015 का था उसे चेन्नईयन एफसी ने जीता था। और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा संस्करण दोबारा एटीके ने जीत लिया था।
2016 में। चौथा जो संस्करण था इसको दूसरी बार चेन्नईयन एफसी ने जीत लिया था 2017-18 में। जहां तक इसके पांचवें संस्करण की बात करें 2018-19 में, तो इसको बेंगलुरु एफसी ने जीता है। तो अभी वर्तमान में इंडियन सुपर लीग में आप देखें तो 11 टीमें खेलती हैं। एटीके मोहन बागान, बेंगलुरु एफसी, चेन्नईयन एफसी, एफसी गोवा, हैदराबाद एफसी, जमशेदपुर एफसी, केरला ब्लास्टर्स, मुंबई सिटी एफसी, नॉर्थ ईस्ट एफसी, ओडिशा एफसी और एससी ईस्ट बंगाल। तो ये प्रमुख 11 फुटबॉल क्लब हैं जो वर्तमान में इंडियन सुपर लीग में खेलते हैं। इनमें से 3 आप ध्यान रखें जो पीछे हुए 5 इंडियन सुपर लीग को जीत चुके हैं। एटीके मोहन बागान की बात करें 2 बार, चेन्नईयन एफसी की बात करें इन्होंने भी 2 बार, और वर्तमान में जो विजेता हैं 2018-19 के सत्र के बेंगलुरु एफसी। इंडियन सुपर लीग के टाइटल स्पॉन्सर जैसा हमने डिस्कस किया हीरो मोटर कॉर्प है। इसी के साथ साथ प्रमुख ऑर्गेनाइजर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टार इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्ट्रेटेजिक पार्टनर सामरिक भागीदार हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो इंग्लैंड में विश्व की एक प्रमुख फुटबॉल लीग है, ये इसमें सामरिक भागीदार है। करंट अफेयर्स के अगले हिस्से में आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलग अलग क्षेत्र के प्रमुख जो फैक्ट हैं वो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रमुख समितियों की चर्चा कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि समिति और उनके द्वारा प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में सिफारिश दी गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी, वो महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में रेगुलर पूछा गया है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। पहला हम देखते हैं मल्होत्रा कमेटी 1993, इंश्योरेंस रिफॉर्म बीमा क्षेत्र में सुधार के संबंध में। राजा चलैया कमेटी 1991, टैक्स रिफॉर्म कर सुधार के संबंध में। नरसिम्हन कमेटी 1991, फाइनेंशियल रिफॉर्म वित्तीय सुधार के संबंध में। जानकी रमन समिति 1992, सिक्योरिटीज स्कैम प्रतिभूति घोटाला यानी शेयर घोटाले के संबंध में। गोस्वामी कमेटी 1993, इंडस्ट्रियल सिकनेस औद्योगिक रुग्णता यानी जो औद्योगिक इकाइयां बीमार हैं उनके संबंध में सिफारिश थी। गोयपुरिया कमेटी 1990, बैंकिंग सर्विस रिफॉर्म बैंकिंग सेवा सुधार के संबंध में। भंडारी कमेटी 1994, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के संबंध में। आबिद हुसैन कमेटी 1995, स्मॉल इंडस्ट्रीज लघु उद्योग के संबंध में। तारापुर कमेटी 1997, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता, इसके संबंध में इनकी सिफारिशें थी। मीरा सेठ कमेटी 1997, हैंडलूम डेवलपमेंट हथकरघा विकास। महाजन कमेटी 1997, चीनी उद्योग के संबंध में। सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005, पॉवर्टी एस्टिमेशन किस तरह से नए सुधार करना है या नए मेथड की आवश्यकता है उसके संबंध में सिफारिश दी थी सुरेश तेंदुलकर समिति ने। सच्चर कमेटी 2005 में, इनकी सिफारिशें इंप्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम, तो मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शिक्षागत जो स्थिति है उसमें सुधार करने के संबंध में सच्चर समिति की सिफारिशें थी। पारेख कमेटी 2013 में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइस सिस्टम, तो पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाए उसके संबंध में सिफारिश दी गई थी। मालेगांव समिति 2018, बैड लोन बैंकिंग क्षेत्र में जो लोन खराब हो रहा है उसके संबंध में सिफारिश थी, यानी समय पर जो ऋण वापस नहीं आ रहा है उसके संबंध में मालेगांव समिति की सिफारिश थी। विवेक देबरॉय समिति 2015, रेलवे सुधार के संबंध में, इनके द्वारा सिफारिश की गई कि रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया जाए, अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाए। इसी के साथ साथ रेलवे में निजीकरण को इन्होंने प्रमुख रूप से अपनी सिफारिश में बताया था। विजय केलकर समिति 2015, पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आधारभूत संरचना के विकास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की अगर हम बात करें तो निजी कंपनियों के साथ सरकारी कंपनियां सहयोग करके जब आधारभूत ढांचा, जैसे हम सड़क परिवहन की बात करें, उसके विकास के लिए काम करती हैं, तो इस तरह का जो मॉडल है वो कितना सफल है, क्या सुधार होंगे, इसके संबंध में विजय केलकर समिति की सिफारिशें थी। MS साहू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं MS साहू। तो इनकी सिफारिशें 2020 में आई हैं कि भारत में शोधन अक्षमता की जो प्रक्रिया है उसमें एक नई प्रक्रिया प्री पैकेज के रूप में लाई जाए, और इसको जहां प्रक्रिया सामान्यतः 330 दिन अधिकतम लगता है, तो कोई भी शोधन अक्षमता यानी किसी कंपनी के द्वारा समय पर ऋण नहीं दिया गया है तो उसके संबंधित विवाद को खत्म करने के लिए प्री पैकेज एक नए मॉडल के बारे में MS साहू समिति ने सिफारिश की है, और ये 330 दिन की जगह 90 दिन में ही एक तरह से सारे कार्य समाप्त करेगा।
तो प्रक्रिया को तेज करने के लिए MS साहू समिति की सिफारिशें। तो प्रमुख समितियों को आप ध्यान रखें। इसी हमारी चर्चा के आधार पर प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप देखें। पहला, फ्रॉम विच कंट्री चीफ गेस्ट एट फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड वाज इनवाइटेड? किस देश से पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया? जापान, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया। फ्रॉम विच कंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड वर इनवाइटेड? किस देश से गणतंत्र दिवस परेड में अधिकतम मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस। इन विच ईयर चीफ गेस्ट वॉज नॉट इन्वाइटेड एट रिपब्लिक डे परेड? किस वर्ष में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया? 1952, 1953, 1966 या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड इन 2019? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश 2019 में सबसे अधिक प्रभावित है? जापान, बहामास, मलावी, मोजाम्बिक। इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इंडिया इज रैंक्ड एट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को स्थान दिया गया है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? विच कंट्री विल एड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्किल इंप्रूवमेंट? कौशल सुधार के कारण कौन सा देश सबसे ज्यादा रोजगार जोड़ेगा? इंडिया, चाइना, यूएसए, जर्मनी। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। आफ्टर एडॉप्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन नेपाल, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नेपाल में नए संविधान को अपनाने के बाद जो पहले प्रधानमंत्री थे? पुष्प कमल दहाल, गिरिजा प्रसाद कोइराला, केपी शर्मा ओली या माधव कुमार नेपाल। विच वन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वीवीएस लक्ष्मण? वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा कौन सी है? ड्राइवन, स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट, 281 एंड बियॉन्ड या ए सेंचुरी इज नॉट एनफ? विच वन इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर इंडियन सुपर लीग? इंडियन सुपर लीग के लिए कौन सा शीर्षक प्रायोजक है? हीरो, रिलायंस, एमपीएल या टाटा? और लास्ट क्वेश्चन आप देखें, विच कमेटी इज रिलेटेड टू रेलवे रिफॉर्म? कौन सी समिति रेलवे सुधार से संबंधित है? विवेक देबरॉय कमेटी, विजय केलकर कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, सच्चर कमेटी। तो ये हमारा 25 जनवरी 2021 के करंट अफेयर थे जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं। उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। आप बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।